सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान। मित्रों, जीवन का एक अकाट्य नियम है कि यहाँ हर एक व्यक्ति कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आया है। कुदरत ने कोई ना कोई प्रयोजन देकर हमें इस संसार में भेजा है, लेकिन अधिकांश लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य सही समय पर पता नहीं चल पाता है। कभी कभी तो पूरा जीवन निकलने के बावजूद व्यक्ति को अपना मुख्य उद्देश्य समझ में नहीं आता है कि वो इस दुनिया में किस लिए आया था। दोस्तों, यदि एक पजल गेम का उदाहरण लें तो आप देखते हैं कि एक पजल गेम में बहुत सारे हिस्से होते हैं। छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक पजल गेम बनता है। संसार के सभी व्यक्तियों को यदि हम एक पजल गेम मान लें तो एक छोटा सा हिस्सा उसमें हम भी हैं, और हमारे बगैर वो पजल पूरा नहीं होता है, ये संसार पूरा नहीं होता है। इसका अर्थ है कि कुदरत ने हमें कुछ ना कुछ विशेष कर्म करने के लिए संसार में भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह जाना जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है और उसके जीवन का प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर ज्योतिष हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। ज्योतिष चूंकि विज्ञान है, पूरी कल्पना नहीं है, और हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे ज्यादा काम व्यक्ति के जीवन पर ही किया है, व्यक्ति के आंतरिक जीवन पर किया है, उनके कर्माश पर किया है। पूर्व जन्म के कर्म क्या है, इस जन्म में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों पर हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की है, उसी विज्ञान का नाम है ज्योतिष विज्ञान। तो दोस्तों, ज्योतिष के माध्यम से ये आसानी से जाना जा सकता है। हमारी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के जो कॉम्बिनेशन हमें मिले हुए हैं, उनके माध्यम से ही पता चलता है कि हमें इस जीवन में कौन से कर्म करने के लिए प्रकृति ने, कुदरत ने भेजा है। यदि हम उन कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं, उन कामों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो हमारा कुदरत के साथ एक डिवाइन अलाइनमेंट हो जाता है। हमारे सभी कर्म अलाइनमेंट हो जाते हैं, यानी संतुलित हो जाते हैं। हमारे और प्रकृति के बीच एक संतुलन स्थापित हो जाता है, और ऐसा होने से हमारा जीवन डिवाइन बनता है। हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य, हर एक चीज आती है। बहुत ज्यादा खुशियां आती हैं, और हमारे जीवन में हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों, ज्योतिष के माध्यम से ये जाना जा सकता है। अभी मैं कुछ ग्रहों के फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, उन्हें जानकर भी आप अपने जीवन के मकसद को समझ सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में जो सूर्य होता है ना, वो होता है हमारी आत्मा, और वो होता है हमारा पिता। तो आत्मा मीन्स हमारी सोल। तो ये सोल हमारी जो है, जो हमें आत्मा मिली है, जिसने ये शरीर धारण किया है, वो क्या चाहती है। तो इसके लिए आपको देखना है कि सूर्य आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है। कुंडली के 12 भाव होते हैं, हर भाव का कोई ना कोई विशेष कर्म है, और हर भाव के बहुत सारे कर्म हैं। इन सारी चीजों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सूर्य हमारी कुंडली के जिस भाव में बैठा है, उस भाव में हमारी आत्मा का वास है। यानी जो हमारी आत्मा है, वो उस भाव से संबंधित कार्यों को करना चाहती है। तो अपनी कुंडली में सूर्य को देखना है कि वो किस हाउस में बैठा है। अभी 2 ग्रहों के बारे में और बताऊंगा, फिर हम एक एग्जाम्पल से भी इसे समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरा जो ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चंद्रमा है हमारा मन। दोस्तों, एक कहावत है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन से ही हमारा पूरा शरीर और हमारा जीवन संचालित होता है, और अधिकांशतः हम मन अनुकूल काम करना चाहते हैं। तो अपनी कुंडली के 12 हाउस में देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। जहां चंद्रमा बैठा हुआ है, वहां आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वहां आपका पूरा मन है। और तीसरा जो ग्रह है वो है मंगल। तो मंगल क्या है दोस्तों? मंगल है हमारी बॉडी, यानी हमारा शरीर और हमारे शरीर की ऊर्जा। तो कुंडली के 12 घरों में जहां पर भी मंगल बैठा हुआ है, उस घर से संबंधित चीजों के लिए आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप उन कामों को करना चाहते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा
उन कामों के लिए लगाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि जानकारी ना होने के कारण अधिकतर हम विपरीत काम करते रहते हैं। ऐसे काम करते रहते हैं जिनमें हमारा मन नहीं लगता, जिनमें हमारा शरीर भी, हम मजबूरी से वहां पर अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। तो दोस्तों अभी एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य सेकेंड हाउस में बैठा है, यानी दूसरे भाव में बैठा है। तो दोस्तों दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है पैसे का, दूसरा भाव है वाणी का जो हम बोलते हैं, और दूसरा भाव है परिवार का। तो हमारी जो आत्मा है वो दूसरे हाउस में बैठी हुई है, यानी इन सारी चीजों से हमारी आत्मा अटैच हो गई है। हम फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम परिवार के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, हम परिवार के लोगों को पैसे के माध्यम से खुशियां देना चाहते हैं, ये हमारी आत्मा चाहती है। और हम वाणी के द्वारा काम करके वेल्थ कमाना चाहते हैं, अपने कामों में कहीं ना कहीं वाणी का उपयोग करके हम पैसे को जनरेट करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सूर्य के कारक तत्वों को भी लेना है। तो सूर्य है गवर्नमेंट, सूर्य है गवर्नमेंट से संबंधित कंस्ट्रक्शन का काम है, गवर्नमेंट से संबंधित जो भी काम है वो सारे सूर्य के हैं। सूर्य है हमारी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, सूर्य है नेम फेम प्रसिद्धि। तो ये सारी चीजें भी हम सेकेंड हाउस के कारक तत्वों का उपयोग करके पाना चाहते हैं। तो ये हमारी आत्मा जो है वो ये सब चाहती है। इसके बाद यदि हम चंद्रमा का उदाहरण लें तो मान लेते हैं कि चंद्रमा किसी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे घर में है, थर्ड हाउस में है, तो वो क्या चाहता है? तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे व्यक्ति का मन तीसरे हाउस से संबंधित चीजों को करने के लिए लालायित है। तीसरे हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? मैंने आपको 12 हाउस के एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि तीसरे हाउस के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है छोटी छोटी यात्राएं। तो ऐसे व्यक्ति का मन छोटी छोटी यात्राओं करने का करेगा। ऐसा व्यक्ति डेली अप डाउन करने वाले कामों को करना पसंद करेगा। चूंकि तीसरा हाउस मार्केटिंग का है, तो छोटी छोटी यात्राओं को करके मार्केटिंग का काम करना ऐसा व्यक्ति पसंद करेगा। तीसरा हाउस ऑनलाइन है, तीसरा हाउस डिजिटल मार्केटिंग का है, इंटरनेट का है, एंकरिंग का है। तो ये सारे काम करने का मन कुंडली वाले का करेगा, क्योंकि उसका मन बैठा ही इस हाउस में है, थर्ड हाउस में है। इसी तरह से यदि अब हम मंगल का उदाहरण लें तो दोस्तों मंगल यदि किसी व्यक्ति के, उदाहरण ले रहा हूं, सेवंथ हाउस में है, तो सेवंथ हाउस किन चीजों का है? सेवंथ हाउस है लाइफ पार्टनर का, सेवंथ हाउस है हमारे प्रोफेशन का, सेवंथ हाउस है हमारी डेली इनकम का, और सेवंथ हाउस होता है दूसरे व्यक्तियों का। तो ऐसा व्यक्ति क्या चाहता है? ऐसा व्यक्ति सेवंथ हाउस से संबंधित चीजों में अपनी ऊर्जा लगाना चाहता है, अपने शरीर की शक्ति लगाना चाहता है, एफर्ट्स करना चाहता है, क्योंकि मंगल एफर्ट्स भी है। तो सेवंथ हाउस में यदि मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दूसरे लोगों का घर है, दूसरे लोगों का हाउस है। तो जब भी आप दूसरे लोगों के सामने जाओगे तो आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने शरीर की ऊर्जा लगाना। और दोस्तों मंगल क्या है? मंगल पहलवानी है, मंगल है बॉडी बिल्डिंग। तो ये सारी चीजें भी लोगों के सामने प्रदर्शित करने वाले काम में आपके शरीर की ऊर्जा लगेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों अपने प्रोफेशन में, अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत करना आपको संतुष्टि देगा, क्योंकि मंगल वहां बैठा हुआ है। डेली इनकम के लिए प्रयास करते रहना, अपने शरीर की ऊर्जा वहां पर लगाना, अपने कर्म क्षेत्र में लगाना, अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखने के लिए, उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, उसकी हर चाहत को पूरा करने के लिए अपने शरीर की शक्ति उन कामों में लगाना, ये मंगल के एट्रीब्यूट्स हैं, ये सेवंथ के एट्रीब्यूट्स हैं। तो दोस्तों सूर्य, चंद्र और मंगल जिन जिन घरों में भी बैठे हुए हैं
उन घरों के कारक तत्वों को, भले एक कारक तत्व को आप अपने जीवन में शामिल कर लें, अपने कर्म में शामिल कर लें, तो ऐसा करने से आपकी लाइफ अलाइनमेंट हो सकती है, आपके जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं, आपकी सफलता बढ़ सकती है, आपके जीवन में संतुष्टि बढ़ सकती है। तो एक बहुत छोटी सी जानकारी है, बेसिक जानकारी है, क्योंकि प्रोफेशन का यदि चुनाव करना है, कर्मों का चुनाव करना है, तो पूरी कुंडली का एनालिसिस बहुत गहराई से करना चाहिए। लेकिन ये जो 3 बातें 3 ग्रहों की मैंने आपको बताई हैं, ये ज्योतिष का भी अकाट सत्य है। इन ग्रहों से संबंधित और ये ग्रह जिन हाउस में बैठे हैं, उन हाउस से संबंधित कोई ना कोई कर्म आपको अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए, अपने बिजनेस में शामिल करना चाहिए, पार्ट टाइम शामिल करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपकी कुंडली के बहुत सारे दोष जिनका रिजल्ट आपको खराब मिलने वाला है, वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे, उनका आपको खराब परिणाम नहीं मिलेगा। तो अपने जीवन में इन चीजों को अपनाइए। इसी तरह की और जानकारियां हम देते रहेंगे। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।